हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऋषु साइंस एकेडमी, जहां हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो चैप्टर है ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, DSSS की कर रहे हो, केवीएस की कर रहे हो, एनवीएस की, ईएमआरएस की, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो जितना भी सिलेबस हम कवर कर रहे हैं टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। और ये जो सीरीज है ये स्पेशली टीजीटी साइंस के लिए फ्रेम की गई है। टीजीटी साइंस के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो साइंस के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। पूरी साइंस हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जितने भी चैप्टर्स आते हैं अलोंग विद क्वेश्चन आंसर, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। मतलब वो भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं आपके एग्जाम में। तो सभी के लिए एक सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। एंड स्पेशली टीजीटी साइंस की बात कर रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है अब टीजीटी साइंस के लिए तो पीजीटी वाले नहीं देख सकते, ऑफ कोर्स देख सकते हैं, बट यहाँ जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ना ये स्पेशली मैंने टीजीटी साइंस के अकॉर्डिंग ही लिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे, इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो न्यूट्रिशन है क्या एक्चुअली, व्हाट इज न्यूट्रिशन? प्लांट्स और एनिमल्स के न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, बट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन एक्चुअली है क्या। तो न्यूट्रिशन को आप किस तरह से डिफाइन करोगे? न्यूट्रिशन को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो न्यूट्रिशन क्या है? जो हम खाना खाते हैं ना, जो फूड हम खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिल रही है उसी को हम कह रहे हैं न्यूट्रिशन। तो हमने बेसिकली क्या किया, जो हमने खाना खाया, जो फूड खाया, उससे हमें जो एनर्जी मिली उसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलता है, मतलब जो हम न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है, जो हम फूड खा रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों जरूरी है? एनर्जी के लिए तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए। तो इन सभी चीजों के लिए न्यूट्रिशन जो है जरूरी होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब फूड जो है जरूरी होता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक है ऑटोट्रॉफिक, एक है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हम अपना खाना डायरेक्ट नहीं बना सकते, हम प्लांट से अपना खाना यूटिलाइज करते लेते हैं, तो वी आर हेटेरोट्रॉफिक, हम जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन आता है? प्लांट्स आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको हम कह रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं? दैट इज फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस में क्या होता है एक्चुअली, डीपली हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्योंकि कई बार लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा, लाइट और डार्क रिएक्शन में क्या होगा वो भी बात करेंगे, बट पहले फोटोसिंथेसिस की बेसिक जो इक्वेशन है उसके बारे में जान लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट जो अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं इतना तो हम सबको पता है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट्स कैसे अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये हमें पता है लीफ में होती है। लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा के थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा के थ्रू अंदर चलेगी, और वाटर भी, वाटर जो है रूट्स के थ्रू प्लांट्स ने एब्जॉर्व कर लिया। तो कार्बन फोटोसिंथेसिस में कार्बन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है आपस में ऐड होंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जो लीफ में प्रेजेंट होता है, उसकी प्रेजेंस में खाना जो है प्रिपेयर होता है। और ये खाना जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आपस में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, और इनसे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना और ये जो वाटर है, वाटर एक्चुअली क्या होता है, वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हाइड्रोजन के साथ बाइंड अप करके हमें ग्लूकोज देती है। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे आगे, ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, एक्चुअली की पॉइंट्स क्या है इसके, कि इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड है
जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसको क्लोरोफिल कह रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वाटर जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है। ठीक है, अब क्या हुआ, इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोफिल में क्या हुआ, सनलाइट ट्रैप होगी। ठीक है, और वहां पे क्या हुआ, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन रिलीज होगी, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाएगी इन फोटोसिंथेसिस। अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो है 2 स्टेजेस में ब्रेक करके पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को, बिकॉज इट अकर्स इन 2 स्टेजेस। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। तो ये जो आपको इमेज दिख रही है, इसमें इसको आप 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर दो। जो लेफ्ट साइड वाली इमेज आपको दिख रही है, दिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। और ये जो केल्विन साइकिल जहां लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो इस इमेज से समझाती हूँ आपको। ये देखो, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो वाटर है ये ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर एक क्वेश्चन पूछा था, अब पता नहीं मैंने ऐड किया है इसमें नहीं, बट एक क्वेश्चन आया था आपके यूपी टेट में आया था कि जो वाटर है ना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर जब होती है तो वो किस चीज में ब्रेक डाउन होता है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर जब होती है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर जब होता है, वाटर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर जब होगी तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें उससे ऑक्सीजन मिलता है। और वहीं अगर डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन बाइंड करेगा और ये क्या देता है, ये ग्लूकोज देता है। इससे क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और ये जो लाइट रिएक्शन है ये एक्चुअली कहाँ हो रही है, थाइलेक्वाइड में होती है। अभी क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा। ये जो लाइट रिएक्शन है थाइलेक्वाइड में होती है, और जो डार्क रिएक्शन है ना, ये स्ट्रोमा में होती है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। देखो इस तरह से दिखता है क्लोरोप्लास्ट। एंड ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो बंडल है ना, दिस इज थाइलेक्वाइड। तो क्लोरोफिल यही प्रेजेंट होता है और लाइट रिएक्शन यही होती है। और ये इस तरह से आपको प्लेट्स दिख रही होंगी, है ना। तो हर एक प्लेट को हम ग्रैनम कहते हैं, और पूरे ग्रैनम को कंबाइन करके हम थाइलेक्वाइड कहते हैं, जहाँ पे क्लोरोफिल की प्रोसेस, जहाँ पे सॉरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होती है। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, थाइलेक्वाइड में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलेक्वाइड है वहां पे लाइट रिएक्शन होती है, और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जा सकता है आपसे कि लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, डार्क रिएक्शन क्या कहाँ हो रही है। दोनों ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, बट लाइट रिएक्शन थाइलेक्वाइड में होगी, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगी। ठीक है, लाइट रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। डार्क रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, हमें ग्लूकोज मिलता है, C6H12O6। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। फोटोसिंथेसिस में 4 चीजें जरूरी होती हैं, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। और इससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन है ये लाइट रिएक्शन से हमें मिल रही है, ये जो ग्लूकोज है ये डार्क रिएक्शन से हमें मिल रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब 2 स्टेजेस में हो रहा है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये मैंने आपको बता दिया। यही चीज यहाँ पे ली है जो मैंने भी आपको बताई है। द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट रिक्वायर्स सनलाइट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। और कहाँ होती है ये, ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थाइलेक्वाइड के एक पर्टिकुलर प्लेट को हम ग्राना कह रहे थे। देखो ये थाइलेक्वाइड था ना, ये पूरे बंडल को थाइलेक्वाइड कहते हैं, और एक थाइलेक्वाइड को हम कहेंगे, मतलब एक प्लेट को अगर आप निकाल लोगे तो इसको कहेंगे ग्रानम। ये देखो यहाँ पे है, ये देखो ये पूरा जो ग्रुप है इसको थाइलेक्वाइड कहेंगे। और नहीं पर मत सॉरी, ये जो एक प्लेट है इसको थाइलेक्वाइड कह रहे हैं, और इस पूरे ग्रुप को हम ग्रैनम कह रहे हैं। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने। तो ये हो गया लाइट रिएक्शन। मेन इवेंट्स क्या क्या हुए यहाँ पे, क्लोरोफिल ने क्या, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, लाइट एनर्जी जो है इट कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। वाटर जो है स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है कहाँ पे, लाइट रिएक्शन में। और ये इक्वेशन है कि वाटर जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में, और दिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलती हैं हमें, ऑक्सीजन मिलता है, उसके अलावा एटीपी और NADPH भी हमें मिलता है। और ये एटीपी और NADPH फिर क्या होगा, डार्क रिएक्शन में यूज हो जाएंगे, ग्लूकोज बनाने के काम में आएंगे। और ये ऑक्सीजन क्या होगा, ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। तो उसके अलावा डार्क रिएक्शन जो है, the reaction in which carbon dioxide is converted into glucose using ATP and NADPH is called dark reaction. It does not directly need sunlight। और कहाँ होता है ये, स्ट्रोमा में होता है।
मेन इवेंट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड, हाइड्रोजन कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन मिला, डार्क रिएक्शन में से हमें ग्लूकोज मिला। तो ये तो हो गया 2 स्टेजेस किसकी, फोटोसिंथेसिस की, एक है लाइट रिएक्शन, एक है डार्क रिएक्शन। बाकी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, ये कहाँ से होती हैं, अभी आपको मैंने बताया कि स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और जो ऑक्सीजन बना है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये ऑक्सीजन भी इन पोर्स के थ्रू ही बाहर आएगा। ठीक है, उसके अलावा जो ट्रांसपिरेशन होती है, लॉस ऑफ वाटर होता है, ये भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। लॉस ऑफ वाटर भी स्टोमेटा के थ्रू ही होगा। तो स्टोमेटा एक्चुअली क्या कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, उसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। और ये यहाँ पे इस तरह स्लीव के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, क्या, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा से रिलेटेड किस तरह से ये डिस्टर्बेंस बहुत कर रहा है आज, 1 मिनट, किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है ये देखिए, 1 मिनट। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टोमेटा। 4 स्टेटमेंट्स आपके पास दी हुई हैं, आपको बताना है विच वन इज करेक्ट। फर्स्ट है, दे आर प्रेजेंट मेनली ऑन लीफ सरफेस, यस दिस इज ट्रू। जो स्टोमेटा है ये मुख्य रूप से पत्ती की सतह पर मौजूद होते हैं। सेकंड है, दे हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, ये गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं, ये भी सही है। थर्ड है, दे एब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम सॉइल, तो ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं सॉइल से, वो तो किसका काम है, जाइलम का काम है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है कि मिट्टी से खनिज सोखते हैं, दिस इज नॉट ट्रू। फोर्थ है, दे रेगुलेट ट्रांसपिरेशन, ये वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बनते हैं पेपर में, टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी साथ साथ लेके चलेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने कर लिया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है। फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेजेस में होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, जो कि स्टोमेटा के जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, वो भी हमने देख लिया। अब ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, ये प्लांट्स में भी होता है और बैक्टीरिया में भी होता है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, बैक्टीरिया में जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो रहा है, मतलब बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक। ठीक है, और प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस में? तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग सनलाइट, एंड कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, फूड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है, जबकि कीमोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एसेंशियल होती है, जरूरी होती है, जबकि कीमोसिंथेसिस में सनलाइट जरूरी नहीं होती। जो फोटोसिंथेसिस है, इट्स सीन इन ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, और कीमोसिंथेसिस जो है कुछ बैक्टीरिया में होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो सोलर एनर्जी है, सूरज की रोशनी है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है वो। और जो कीमोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी जो है फूड में कन्वर्ट हो जाती है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इज यूजुअली रिलीज, ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है, और कीमोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स, कीमोसिंथेसिस का एग्जाम्पल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये डिफरेंस हो गया फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस के बारे में। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में तो हमने जान लिया। अब सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड, जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड कौन कितने टाइप्स का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, तो एक है सेप्रोट्रॉफिक, एक है पैरासिटिक, एंड एक है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, उसके साथ साथ अमीबा और पैरामीशियम में भी जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि अमीबा या पैरामीशियम में या फिर ह्यूमंस में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करूं तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, डेड प्लांट्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडी, मतलब ये जो खाना
इनको मिलता है, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। एप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में जो खाना मिलता है, जैसे ईस्ट है और मशरूम है, ये जो अपना खाना लेते हैं, आपने देखा मशरूम जो है काफी डेड मतलब सड़ी गली जगह पे उगते हैं मशरूम, ठीक है। मशरूम क्या है? फंगस। तो ये कहाँ ग्रो करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। कौन? मशरूम। मतलब ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं? डेड प्लांट्स और डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से के ऊपर फीड करता है। फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म और लाइस, ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी से अपने न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। अब पैरासिटिक प्लांट्स भी होते हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल कसकटा जो है, अमर बेल, कसकटा जो है अपना खाना दूसरे प्लांट से ऑब्टेन करती है। कसकटा की येलो कलर की पतली सी डंडी की तरह एक ना प्लांट होता है, जो पेड़ों के ऊपर, बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर फैली होती है, बेल होती है ये कसकटा की, जिसे अमर बेल भी कहते हैं। तो ये जो प्लांट है कसकटा, ये पैरासिटिक प्लांट है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये अपना खाना होस्ट प्लांट से ऑब्टेन करता है। उसी तरह से कुछ एनिमल्स भी होते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के, जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों से ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म और लाइस। होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ह्यूमन बींग्स और अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में डिफरेंट मतलब 5 स्टेप्स हैं एक्चुअली। तो ये 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं, ये भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके अलावा सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या है? सिम्बायोसिस क्या है? एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब 2 ऑर्गेनिज्म है, वो दोनों एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को की हेल्प करते हैं, वो दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है लाइकन्स का। लाइकन्स क्या है? इट इज द एसोसिएशन ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म, एक है एल्गी, एक है फंगस। एल्गी और फंगस दोनों एक साथ रह रहे हैं, इसी एसोसिएशन को हम लाइकन्स कहते हैं। एल्गी जो है खाना खुद बनाती है, एल्गी खाना बना के फंगस को दे रहा है, और फंगस क्या करता है? इट प्रोवाइड वाटर, मिनरल और शेल्टर। फंगस क्या कर रहा है? वाटर, मिनरल और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है एल्गी को। एल्गी क्या कर रही है? खाना बना के फंगस को दे रही है। तो दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह के एसोसिएशन को कहते हैं सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ओके, एल्गी लाइकन इसका एग्जाम्पल हो गया। बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट, सो दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं सिम्बायोसिस के, लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि लेगुमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, उनकी हेल्प करता है। बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बैक्टीरिया। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं किसके? सिम्बायोसिस के। उसके अलावा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जिन्हें हम कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं, जो इंसेक्ट को खाते हैं। अब ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं ना, इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इंसेक्ट के थ्रू ही अपना खाना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी इनमें होती है। बट बिकॉज जहाँ पे जिस सॉइल में ये ग्रो करते हैं वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है, वहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं क्या करते हैं? इंसेक्ट पे फीड करते हैं और डायरेक्टली इंसेक्ट्स पे फीड करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो होती ही है, उसके साथ साथ इंसेक्ट्स पे भी ये फीड करते हैं। Why do they eat insects? क्यों खाते हैं इंसेक्ट को? The plants can perform photosynthesis because they contain chlorophyll, so they make their own food. But soil lack nitrogen, therefore they trap insect to obtain nitrogen. Nitrogen के लिए वो इंसेक्ट्स को फीड करते हैं, ठीक है। Hence they are autotroph with insectivorous adaptation. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक पिक्चर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, सन ड्यू हो गया, ब्लैडर वर्ट हो गया। ये एग्जांपल्स किस चीज के हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा और पैरामीशियम की बात करें तो दोनों ही होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन। 5 स्टेप्स होते हैं एक्चुअली, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन। यही 5 स्टेप्स ह्यूमंस भी फॉलो करते हैं। यही 5 स्टेप्स अमीबा और पैरामीशियम में भी होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से कि इनमें जो न्यूट्रिशन है दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अमीबा किस तरह से अपना खाना खाता है? देखो ये इस तरह से अमीबा की शेप होती है, और जैसे इसको खाना दिख जाएगा ना, फूड पार्टिकल दिख जाएगा, तो ये क्या करेगा? अपनी बॉडी को इस तरह से बना लेगा, इस तरह की शेप प्रोवाइड कर लेगा,
इस तरह से एक उसने अपनी बॉडी की शेप बना ली, जिसे हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी कहते हैं, ठीक है। इसने एक सूडोपोडिया की शेप बना ली और फूड पार्टिकल को अंदर कर लिया। और ये जो फूड पार्टिकल है इसने इसको अंदर कर लिया और फिर ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा इस फूड पार्टिकल को, जिसको हम कहेंगे डाइजेशन। डाइजेशन के बाद फिर ये खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन के बाद असिमिलेशन, उस डाइजेस्टेड फूड से मतलब उस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी लेगा, जिसको हम असिमिलेशन कहेंगे। और फिर उसके बाद जो वेस्ट होगा उसको वो बॉडी से बाहर निकाल देगा। ये 5 स्टेप्स फॉलो कर रहा है अमीबा। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, डाइजेशन। अब इस जो फूड इसने लिया है इसको डाइजेस्ट करेगा। थर्ड स्टेप में क्या करेगा, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन के बाद वो जो एब्जॉर्ब फूड है उससे एनर्जी मिलेगी उसको, सारे बॉडी पार्ट्स में वो उसको एब्जॉर्ब फूड को भेजेगा और उसको वहां से एनर्जी मिलेगी, जिस प्रोसेस को हम असिमिलेशन कहते हैं। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा, जिसको हम कहते हैं इंजेशन। तो यही 5 स्टेप्स पैरामीशियम भी फॉलो करता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अमीबा शो होलोजोइक न्यूट्रिशन, इट टेक सॉलिड फूड पार्टिकल, डाइजेस्ट देम इनसाइड द बॉडी। कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इंजेशन। क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि जो खाना खा रहा है ना अमीबा, वो किसकी हेल्प से खाता है, तो सूडोपोडिया की हेल्प से खाता है, जिसे फॉल्स फीट कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा पैरामीशियम की मैं बात करूं तो पैरामीशियम भी यही 5 स्टेप्स फॉलो करेगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन, 5 स्टेप फॉलो करेगा। बस इसमें क्या डिफरेंस है, अमीबा जो खाना खा रहा था, ले रहा था अपनी बॉडी के अंदर, वो सूडोपोडिया की हेल्प से ले रहा था, है ना, सूडोपोडिया। बट जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम जो खाना लेगा वो सूडोपोडिया की हेल्प से नहीं लेगा। पैरामीशियम शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ये जो खाना लेगा ये विद द हेल्प ऑफ सीलिया लेगा। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहे हैं ना आपको इसकी बॉडी पे, तो ये सीलिया की हेल्प से फूड पार्टिकल को अंदर करेगा। और ये जो फूड पार्टिकल है ये एक ग्रूव के थ्रू अंदर जाएगा, ओरल ग्रूव के थ्रू अंदर जाएगा। और फिर जब वेस्ट निकलेगा, इजेशन होगा, तो वो एक पोर के थ्रू बाहर वेस्ट जो है एलिमिनेट हो जाएगा। जबकि जो आपका अमीबा था, अमीबा में कोई ओरल ग्रूव नहीं था और वेस्ट के लिए भी कोई पोर नहीं था, वो सेल मेम्ब्रेन में कहीं से भी वेस्ट को बाहर निकाल देता है। बट पैरामीशियम में एक तो सीलिया प्रेजेंट है उसकी बॉडी पे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनके थ्रू वो खाने को कैच करता है, लेता है, और ओरल ग्रूव के थ्रू खाना अंदर जाएगा। फिर यहाँ पे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन की प्रोसेस होगी, और इंजेशन जो होगा, फूड पार्टिकल मतलब जो वेस्ट होगा वो बाहर जो निकलेगा वो एनल पोर के थ्रू वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाएगा। बस यही डिफरेंस है अमीबा और पैरामीशियम में, ठीक है। तो पैरामीशियम also shows holozoic nutrition. Unlike amoeba, it uses cilia for taking in food. और ये स्टेप सारे सेम रहेंगे, सिर्फ इंजेक्शन का स्टेप जो है डिफरेंट होगा। टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया बीट कंटिन्यूसली एंड स्वीप फूड पार्टिकल्स इनटू ओरल ग्रुप, द फूड देन एंटर इनटू गलेट, फिर फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड। फिर खाने को डाइजेशन होगा खाने का, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, असिमिलेशन होगा एंड इंजेक्शन होगा थ्रू एनल पोर। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब अमीबा और पैरामीशियम में क्या मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। फूड इनटेक जो है अमीबा में सूडोपोडिया के थ्रू होगा, पैरामीशियम में सीलिया के थ्रू होगा। जो फीडिंग की ओपनिंग है, खाने की जो ओपनिंग है, अमीबा में कोई ऐसी फिक्स्ड ओपनिंग नहीं होती है, जबकि पैरामीशियम में ओपनिंग होती है, ओरल ग्रूव के थ्रू खाना अंदर जाता है फूड वैक्यूल में। एंड इंजेक्शन के दौरान भी अमीबा में जो इंजेक्शन होता है, जो वेस्ट बाहर आता है वो कहीं से भी आ जाता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, बट जो पैरामीशियम है उसका जो वेस्ट है वो एनल पोर के थ्रू ही बाहर जाता है। तो ये तो डिफरेंस हो गया अमीबा और पैरामीशियम में। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अ साइंस टीचर शो 2 plants in class. One plant was green and prepared its own food, while the other yellow thread-like plant was growing on another plant and absorbed nutrient from it. Which, मेरा पेन ना चल नहीं रहा है तो एक मिनट। Yes. Which option correctly identify the mode of nutrition of these 2 plants? एक विज्ञान शिक्षक ने कक्षा में 2 पौधे दिखाए। एक पौधा हरा था और अपना भोजन स्वयं बनाता था, जबकि दूसरा पीला धागे जैसा पौधा किसी दूसरे पौधे पर उग रहा था और उसके पोषक तत्व सोख रहा था। इन दोनों पौधों के पोषण के तरीकों को कौन सा विकल्प सही ढंग से पहचानता है? मतलब जो
खाना अपना खुद बना रहा है उसको क्या कहेंगे, और एक ऐसा प्लांट है जो अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, वो किसी और प्लांट से अपना खाना ले रहा है, उसको क्या कहेंगे। तो जो अपना खाना खुद बना रहा है उसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक, और जो अपना खाना खुद नहीं बना रहा है दूसरे होस्ट से ले रहा है उसको हम कहेंगे पैरासिटिक प्लांट, है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी और परजीवी, ऑटोट्रॉफिक और पैरासिटिक प्लांट आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है अमीबा कैन चेंज इट्स बॉडी शेप, तो यस दिस इज ट्रू। अमीबा अपने शरीर का जो आकार है वो बदल सकता है, ये सत्य है। कारण दे रखा है कि अमीबा कैप्चर फूड यूजिंग सूडोपोडिया, कि जो अमीबा है ना वो अपना खाना सूडोपोडिया के थ्रू लेता है। तो जब उसको खाना अपना पकड़ना होता है, कैच करना होता है, तो वो अपनी बॉडी की शेप्स को बदलता रहता है, अपनी बॉडी की शेप को चेंज कर लेगा और इस तरह से बॉडी बना लेगा सूडोपोडिया के आकार की, और यहाँ पे फूड पार्टिकल फंस जाएगा। तो बोथ assertion और रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये तो हो गए कुछ क्वेश्चंस। अब है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अभी तक तो हमने देखा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह से होता है। दो तरह की न्यूट्रिशन देखे, एक है ऑटोट्रॉफिक एक है हेटेरोट्रॉफिक, वो दोनों हमने इन डिटेल देखे। उसके अलावा अमीबा और पैरामीशियम का न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, दोनों में ही होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। जो ह्यूमंस है उनमें जो न्यूट्रिशन है दैट इज ऑल्सो होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, और ये भी 5 स्टेप्स को फॉलो करता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन में क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, फूड जो इनटेक कर रहे हैं दैट इज इंजेशन। उसके बाद फूड का ब्रेक डाउन होना स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में दैट इज डाइजेशन। फिर वो जो फूड ब्रेक डाउन हुआ है उसको जब हम एब्जॉर्ब करेंगे, ब्लड हमारा एब्जॉर्ब करेगा दैट इज एब्जॉर्प्शन, और उस एब्जॉर्ब फूड से जब एनर्जी मिलेगी दैट इज असिमिलेशन, और जो वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर जाएगा दैट इज इजेशन। फिर 5 स्टेप्स हमारी बॉडी भी फॉलो करती है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो देखो इस तरह से सबसे पहले माउथ होगा, माउथ हेल्प करेगा, मतलब माउथ क्या करेगा, खाने को च्यू करेगा, चबाएगा, और इनटेक जो इंजेशन हो रहा है एक्चुअली वो माउथ के थ्रू ही होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज इंजेशन, इंजेशन में जो इनटेक ऑफ फूड हम कर रहे हैं वो माउथ के थ्रू ही हो रहा है। उसके बाद जब हम खाने को च्यू करेंगे सलाइवा के थ्रू, सलाइवा जो है खाने के च्यू करने में हमारी हेल्प करेगा, टीथ हमारी हेल्प करेंगे, तो जो हमारा माउथ में सलाइवा सिक्रीट होगा वहां पे हमारे जो माउथ है ना उसमें जो सलाइवा है उसमें क्या प्रेजेंट है, सैलिब्री अमाइलेज, एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है सैलिब्री अमाइलेज, और ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा इनटू सिंपलर शुगर में। ठीक है, तो क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट होता है, तो कई बच्चे आंसर करेंगे स्टमक में। स्टमक में नहीं, माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। माउथ में ही जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन सिंपलेस्ट शुगर। ठीक है, और कौन इसको हेल्प करता है ब्रेक डाउन होने में, कौन हेल्प करता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है सैलिब्री अमाइलेज जो हेल्प करती है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है शुगर में। ठीक है, तो माउथ में इनटेक ऑफ फूड हुआ, इंजेशन, डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो है डाइजेशन चलेगा। तो उसके बाद माउथ में खाना खाया, सैलिब्री अमाइलेज ने ब्रेक डाउन किया शुगर को, उसके बाद जो च्यूड खाना था जिसको हमने चबाया था वो इस ईसोफेगस के थ्रू एक पाइप सी होती है इस तरह से, जहाँ पे इस तरह से मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस तरह की जो मूवमेंट है इस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट के थ्रू खाना यहाँ से होता हुआ हमारे स्टमक में आ जाता है। ठीक है, हमारे स्टमक में आ जाएगा, स्टमक के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब इसको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हो रही है। तो सबसे पहले माउथ बकल कैविटी है जो हमने देखा, टीथ ने क्या किया, खाने को च्यू किया, जो खाने को हमने च्यू किया उस प्रोसेस को मैस्टिकेशन कहते हैं। सलाइवा के पास एक एंजाइम है जिसका नाम है सैलिब्री अमाइलेज विच डाइजेस्ट स्टार्च इनटू शुगर, और ये जो टंग है हमारी ये क्या करती है, मिक्सिंग और स्वेलिंग फूड को स्वेलो करने में हेल्प करती है। उसके बाद ओइसोफेगस, ओइसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट होती है जो खाने को नीचे स्टमक की तरफ भेजती है। अब खाना चला गया स्टमक में। अब यहां से समझने वाली चीज है, स्टमक के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो ये 3 चीजें रिलीज करती है। कौन कौन सी, एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस। एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे पेट में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, खाने के साथ अगर कोई जर्म्स आ गए हैं तो उसको उन जर्म्स को वो किल कर देता है और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है हमारे खाने को। अब देखो
ये जो पेप्सिन है ना, पेप्सिन एंजाइम तभी काम करेगी जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। तो पेप्सिन एंजाइम HCl की प्रेजेंस में ही काम करता है। और पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है, पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करती है। उसके बाद ये जो म्यूकस है, ये स्टमक के ऊपर की जो लाइनिंग होती है यहाँ पे, ये जो लाइनिंग है यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है। और ये म्यूकस क्या करता है, ये जो HCl यहाँ प्रेजेंट है ना, तो HCl जो है हमारी इस वॉल को खराब ना करे। तो इस वॉल को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, म्यूकस प्रोटेक्ट कर रहा है इस हमारे स्टमक की वॉल को। तो स्टमक में 3 चीजें प्रेजेंट है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl क्या कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, उसके साथ साथ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन को। पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है एक्चुअली। और म्यूकस क्या करता है, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पे जो फूड है, फूड बिकम सेमी लिक्विड, जिसको हम कहते हैं काइम। अब स्टमक के बाद खाना कहाँ जाएगा, स्टमक के बाद खाना चला जाएगा सीधा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ नाम उसका छोटा है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ उसका नाम है, बट उसकी जो लेंथ अगर आप देखो तो इट इज 7 मीटर इन ह्यूमंस। और एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे 2 और इसके फ्रेंड्स आप कह सकते हो जो कि इसकी हेल्प करते हैं, एक है लीवर, एक है पेनक्रियाज। खाना जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो लीवर और पेनक्रियाज जो है अपने अपने जूसेस भेज के स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करेंगे खाने को डाइजेशन में, खाने की डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में भी। So small intestine is the main site of digestion and absorption. It receives secretion from liver, pancreas and intestinal glands. लीवर क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस। देखो लीवर क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। और ये जो बाइल जूस है ना, ये जो लीवर है क्या करेगा, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। और ये बाइल जूस एक्चुअली स्टोर कहाँ होता है, बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और सिक्रीट कौन करता है, लीवर। तो लीवर ने क्या किया, बाइल जूस को भेज दिया कहाँ पे, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये बाइल जूस क्या करेगा, जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देगा। क्या किया बाइल जूस ने, बाइल ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, जिसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। एंड फूड को एल्केलाइन कर देगा, बेसिक कर देगा। जब स्टमक से आपका खाना आएगा ना तो वो एसिडिक होगा। तो खाना जो ये लीवर है, लीवर जब बाइल जूस सिक्रीट करेगा तो ये खाने को एल्केलाइन कर देगा, बेसिक कर देगा। उसके अलावा जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास क्या करेगा, पेनक्रियास भी अपनी कुछ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को भेजेगा जो क्या करेंगी, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेगा। जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है वो क्या करेगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा शुगर में। जो ट्रिप्सिन है ये क्या करेगी, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगी पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड्स में। जो फैट्स हैं, फैट्स क्या करेंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो लाइपेज है, लाइपेज क्या करेगा, फैट को ब्रेक डाउन कर देगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और ये तीनों क्या है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं। पेनक्रियाटिक एमाइलेज, जैसे सैलिब्री एमाइलेज का क्या काम था, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा था, वैसे ही पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। जो बचा कुछ स्टार्च होगा, जो ऐसा नहीं कि माउथ में पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो गया है ना, कुछ जो डाइजेशन है माउथ में हुआ, जो रह जाएगा वो कहाँ पे होगा, हमारे इंटेस्टाइन में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कौन हेल्प करेगा, पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या कर रहा है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड्स में। लाइपेज, ये तीनों एंजाइम्स ही हैं। लाइपेज क्या कर रहा है, फैट्स को ब्रेक डाउन कर रही है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये मेन पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं। उसके अलावा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में एक टाइनी ग्लैंड है प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करती है विच हेल्प इन फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है और असिमिलेशन भी यहीं पे होता है। ठीक है, तो अब जब खाना हमने सबसे पहले खाना खाया, च्यूई किया, उसके बाद माउथ में हमारे सलाइवा में सलिब्री एमाइलेज प्रेजेंट है। उसने क्या किया, खाने में जो शुगर, वो स्टार्च था, उसको ब्रेक डाउन कर दिया शुगर में। अब ईसोफेगस के थ्रू खाना कहाँ चला गया, ईसोफेगस के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ईसोफेगस के थ्रू खाना चल गया स्टमक पे। स्टमक पे 3 चीजें प्रेजेंट थी, HCl और उसके साथ साथ पेप्सिन और उसके साथ साथ म्यूकस। तो HCl ने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड, HCl ने क्या किया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जो मतलब बैक्टीरिया वगैरह कुछ आ गया अगर खाने के साथ, उसको किल करेंगे। उसके साथ साथ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा पेप्सिन को। और पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। उसके अलावा जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करेगा, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा हमारे HCl से।
स्टमक के बाद खाना जो काइम है, सेमी लिक्विड खाना है, वो चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के दो फ्रेंड्स हैं, एक है लीवर, एक है पेनक्रियाज। ये दोनों भी अपनी अपनी जूसेस जो है भेजेंगे इंटेस्टाइन के पास, और ये भी क्या करेंगे, खाने की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। लीवर क्या करेगा, बाइल जूस भेजेगा। पेनक्रियाज क्या करेगा, पेनक्रियाटिक जूसेस भेजेगा, जो कि इसकी डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तक खाना पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट हो गया। डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं विलाय। देखो ये ना स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा होगा इस तरह से। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं विलाय। ये क्या है, विलाय, जो कि क्या करता है, फूड की, अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, ये विलाय उसको एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो विलाय है ना, इसके सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। देखो ये एक विलाय का स्ट्रक्चर है, इस तरह से विलाय है, और विलाय के साइड में यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड आया था, इसको एब्जॉर्ब कर लिया विलाय ने, और इस एब्जॉर्ब फूड को ब्लड के थ्रू भेज देगा हमारी बॉडी में, जिसको हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। और कौन हेल्प कर रहा है, विलाय हेल्प कर रहा है एब्जॉर्प्शन में। खाना एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद अब जो एब्जॉर्ब फूड है ब्लड के थ्रू जो सारे हमारी बॉडी पार्ट्स में गया है, वहां पे सेल के अंदर जो गया है वो हमारा फूड पार्टिकल, एब्जॉर्ब फूड, वहां पे क्या होगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी और क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी हमारे सेल के अंदर, इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं असिमिलेशन। डाइजेशन हो गया, सेकंड स्टेप डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद असिमिलेशन, और फिर असिमिलेशन के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा इजेशन, जो कि कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, और जो वेस्ट होगा उसको रिमूव कर देगा थ्रू रेक्टम और एनस, जिसको हम कहेंगे इजेशन। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हमारे बॉडी में होते हैं। 5 स्टेप्स आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले इंजेशन, जो कि माउथ में स्टार्ट होता है, इनटेक ऑफ फूड, जिसको हम कह रहे हैं इंजेशन। इंजेशन के बाद डाइजेशन, जो कि माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है वो एब्जॉर्ब होगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, विलाय, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। एब्जॉर्प्शन के बाद फिर असिमिलेशन। असिमिलेशन में क्या हो रहा है, जो एब्जॉर्ब फूड है हमारी बॉडी में गया है, सेल में गया है, उनसे एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी जो मिल रही है उसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद इजेशन, जो वेस्ट फूड है बॉडी से बाहर निकल जाएगा, इसको कह रहे हैं इजेशन। तो 5 स्टेप्स जो है हमारी बॉडी यूज करती है। एंड आई होप ये आपको स्टेप्स क्लियर हुए होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट जूसेस हैं जो भी मैंने पीछे कराए, टेबुलर फॉर्म में हमने लिख दिए हैं। सलाइवा क्या कर रहा है, सलाइवा कहाँ सिक्रीट होता है, माउथ में। क्या करता है, डाइजेशन, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। गैस्ट्रिक जूसेस जो है स्टमक में, जो मेन सोर्स है गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ सिक्रीट होते हैं, स्टमक में। क्या करते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा बाइल जूस लीवर में सिक्रीट होता है, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बाइल जूस सिक्रीट तो लीवर कर रहा है, बट स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये क्या करता है, फैट की मल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब है जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। पैनक्रियाटिक जूसेस का सोर्स क्या है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूसेस को रिलीज करेगा, जो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए और कॉलम बी, 2 कॉलम है, आपको बताना है लीवर क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रहा है। तो लीवर क्या करता है, बाइल को सिक्रीट करता है, बाइल जूस को सिक्रीट कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, एब्सॉर्प्शन कर रहा है या मैक्सिमम डाइजेशन हो रही है। मैक्सिमम डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर और रिमूवल ऑफ वेस्ट थ्रू एनस और रेक्टम। तो ए का सेकंड कहाँ है, यहाँ है, और लास्ट में है। एंड बी का थर्ड सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो कौन क्या है प्रॉपर सीक्वेंस, सबसे पहले क्या हुआ था, इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद असिमिलेशन एंड देन इजेशन। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन, ये एक सीक्वेंस है। कहाँ पे है ये, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन, ऑप्शन नंबर बी में ये दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके आज की क्लास का। A teacher asks student why the inner wall of small intestine contain numerous finger-like projection called villi. The best explanation is, एक शिक्षक ने छात्रों से पूछा कि छोटी आंत के भीतर दीवार में उंगलियों जैसी कई संरचनाएं होती हैं, क्यों होती हैं? इसका सबसे अच्छा स्पष्टीकरण ये है, क्यों होती हैं? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज्यादा असिमिलेशन होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। बचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए होते हैं विलाय। ठीक है, तो आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना आपका, एक चैप्टर है 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस। उस लाइफ प्रोसेस में एक्चुअली हम क्या क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया। उसके अलावा रेस्पिरेशन दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में देखेंगे। रेस्पिरेशन के बाद सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन देखेंगे, और प्लांट्स में कैसे जो सर्कुलेशन होता है वो भी देखेंगे। और उसके अलावा एक्सक्रीशन। तो ये चारों टॉपिक हैं, लाइफ प्रोसेस के ही पार्ट्स हैं। तो एक एक करके डिवाइड करके मैंने ब्रेक डाउन करके पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 4 घंटे की क्लास ले लूँ। तो लाइफ प्रोसेस के ही चैप्टर हैं। और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। उसके बाद सर्कुलेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन। और इनके क्वेश्चंस के साथ साथ ही हम टॉपिक जो है डिस्कस कर रहे हैं, इनके क्वेश्चन भी आपको साथ में ही मिल जाएंगे। तो ये आज की क्लास तो होगी कंप्लीट, एंड आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। कहीं भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड उसके अलावा ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस एकेडमी पे मिलेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये तो एक एनसीईआरटी की सीरीज है जिसमें हम टीजीटी साइंस को टारगेट करते हुए अपनी सारी पूरी साइंस को कंप्लीट करेंगे। जितने भी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस है, एनसीईआरटी का जितना भी सिलेबस है वो सारा हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, स्पेशली वो टीजीटी साइंस। एंड क्वेश्चंस के साथ साथ ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ टॉपिक समझाऊंगी, दोनों चीजें साथ लेते हुए चलेंगे। उसके अलावा जब ये चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो मिक्स क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लिया करेंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में मिक्स क्वेश्चन भी लेंगे। बट अभी हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ही सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो मिक्स क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी आज की क्लास। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।